हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय आनंद वाला एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, उम्मीद है कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। हेलो सर, हेलो जिमनी कौस्तुभ शर्मा, हेलो रत्नेश ठाकुर, हेलो सर, हेलो प्रिया वर्मा, हेलो राधे राधे सर जी, राधे राधे। ठीक है, जितने लोग जुड़े एक बार सेशन को लाइक कर दें। और हम आज क्या पढ़ेंगे? आज केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सब लोग हेडिंग डालो, क्या रसायन बलगत की। क्या हेडिंग डालोगे? रसायन बलगत की। निक बलगत की। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित कर, रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ेंगे। क्या हाल चाल है? सब मस्त है। ठीक है, जितने लोग जुड़े सब लोग एक बार चैनल को लाइक कर दें और उसके बाद हम चैनल से मतलब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो रसायन बलगतिकी में क्या पढ़ते हैं? रासायनिक बलगतिकी। तो रसायन बलगतिकी में क्या पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ते हैं, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो लिख लो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक के विषय में अध्ययन करते हैं। सर, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो सब लोग लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, प्रभावित वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? वेग को प्रभावित करने वाले कारक। क्या कारक? तो इसमें क्या हो सकता है? सांद्रता हो सकता है। सांद्रता भी वेग के प्रभाव, वेग मतलब रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और क्या होगा? और ताप होता है। और क्या होता है? और क्या होता है? और दाब होता है और उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? दाब होता है। और क्या होता है? और उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक, ये सब क्या करते हैं? अभिक्रिया को, वेग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब देखो, अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होते हैं और एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कैसी कैसी अभिक्रिया होती है? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। एक अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक होती है अनुत्क्रमणीय।
तो वह अभिक्रिया जो क्या होता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। और क्या, और प्रोडक्ट से फिर क्या बन जाता है, रिएक्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, जो एक अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें सिर्फ रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, तो हम इस अभिक्रिया के वेग और तथा इसे प्रभावित करने वाले अभिकारक के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ मतलब कि किसके, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया के विषय में पढ़ेंगे। और जब हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए व्यंजक जब प्राप्त करेंगे तो इसमें क्या, ऋण का चिन्ह लगा के और इसे कर लेंगे। ठीक है, मतलब ऋणात्मक का चिन्ह लगा के बस लिख लेंगे तो वो व्यंजक जब प्राप्त होगा वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हो जाएगा। ठीक है, और क्या, और अभिक्रिया कैसी होती है, कुछ अभिक्रिया होती है एक पद में प्रारंभ होने वाली, जिसे क्या कहते हैं, सरल अभिक्रिया। एक होती है सरल अभिक्रिया और एक होती है जटिल अभिक्रिया। क्या होती है, जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जो एक पद में संपन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, सरल अभिक्रिया कहते हैं। सरल अभिक्रिया कहते हैं। और जटिल अभिक्रिया किसे कहते हैं, जटिल अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसमें लिख लो वह अभिक्रिया जो एक से अधिक पद में संपन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, जटिल अभिक्रिया कहते हैं। जटिल अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो अभिक्रिया समय के हिसाब से देखा जाए कौन कितनी तेज हो रही है, कितनी धीमी हो रही है। तो इसमें अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक होती है अतिमंद अभिक्रिया। क्या होती है, अतिमंद। नंबर 2 क्या होती है, एक होती है मध्यम अभिक्रिया, मध्यम। और एक होती है कैसी, फास्ट रिएक्शन, मतलब कि अति तीव्र। एक होती है तीव्र अभिक्रिया। क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया। घंटे या फिर महीने लगते हैं। महीने लगे तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। मध्यम अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया 5 से 10 मिनट में पूर्ण होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे मध्यम अभिक्रिया कहते हैं। और तीव्र अभिक्रिया किसे कहेंगे, जो अभिक्रिया कुछ, या फिर लिख लो जो अभिक्रिया, ठीक है ये लिखो, जो अभिक्रिया
कुछ सेकंड में पूर्ण होती है, उसे क्या कहते हैं? तीव्र अपक्रिया कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के विषय में वेग व्यंजक प्राप्त करेंगे, और क्या सरल अपक्रिया के विषय में पढ़ेंगे, और क्या और मध्यम अपक्रिया के विषय में वेग व्यंजक को पढ़ेंगे। हम जटिल अपक्रिया के विषय में नहीं पढ़ेंगे, हम सरल अपक्रिया के विषय में पढ़ेंगे, एक पद में होने वाले, संपन्न होने वाले। और इससे हम क्या करेंगे? जटिल अपक्रिया के वेग व्यंजक को ज्ञात कर लेंगे। ऐसे हम बहुत मंद अपक्रिया जो होगी, बहुत धीरे अपक्रिया होगी, उसके लिए हम वेग व्यंजक नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कारण कि उसमें क्या होता है, कुछ घंटे या फिर कुछ महीने का समय लगता है। और क्या है, मध्यम अपक्रिया जो 10 से 15 मिनट के बीच में होगा, उसके लिए हम क्या वेग का निर्धारित कर सकते हैं। और क्या तीव्र अपक्रिया जो होगी, तीव्र अपक्रिया में क्या होता है, वो इतनी जल्दी हो जाएगी अपक्रिया कि उसका हम वेग क्या निर्धारित नहीं कर सकते। यही लिए इस चैप्टर के अंदर हम किसके विषय में पढ़ेंगे? सरल, अनुत्क्रमणीय, सरल तथा मध्यम अपक्रिया के विषय में वेग व्यंजक को पढ़ेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि इस चैप्टर में या फिर इस अध्याय में हम इस अध्याय में हम अनुत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय तथा एक पदीय नहीं, सरल रुक जाओ, अनुत्क्रमणीय, सरल तथा मध्यम अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक के विषय में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है। अब हेडिंग डालो, अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की वेग या फिर अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की वेग या फिर इसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो हम इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। कोई यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है, इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे क्या है? कुछ उत्पाद, क्या है? अभिकारक है। और इधर क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। तो हम देखो, अभिकारक के दर में कमी अपान समय, अभिकारक के दर में कितना, मतलब कि कितने समय के अंदर कितना, मतलब कि अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है और कितने समय में कम हो रही है। तो हम इन दोनों का क्या कर दें? अनुपात निकाल लें, तो उसी को क्या कहेंगे? अभिक्रिया की वेग कहेंगे। तो इसके लिए लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? अभिकारक की सांद्रता में कमी तथा लगा
सांद्रता में कितना समय में कितना कमी हुआ, लगा समय के अनुपात को अभिक्रिया की वेग कहते हैं। इससे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अभिकारक की सांद्रता में कमी तथा लगा समय। या फिर और हम किससे लिख सकते हैं, और एक फार्मूला और हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि तथा उसमें लगा समय। इससे भी निकाल सकते हैं, मतलब कि दो तरीके से हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला लिखो, पहला अभिकारक क्या, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की वेग को हम आर से लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए फार्मूला निकाला तो क्या लिख लेगा, अभिकारक की सांद्रता अपान में क्या, टी, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा उत्पाद की सांद्रता मतलब प्रोडक्ट की सांद्रता अपान में टी, उसमें लगा समय, उसमें लगा समय के अनुपात को कहते हैं, उसमें लगा समय के अनुपात को अभिक्रिया की वेग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है और इसमें क्या हो रहा है, अनुपात में क्या हो रहा है, अनुपात में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो यहाँ पे कमी को दिखाने के लिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आया, अभिक्रिया के वेग के फार्मूला निकल के आया, ठीक है। अब इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं कि एक क्या है, एक रिएक्टेंट है जिसकी सांद्रता कितनी है, 10 है, कितना है, 10 है, और ये प्रोडक्ट बन रहा है, क्या प्रोडक्ट, जो अगर हम टी समय पे देखें, T1 पे देखें तो प्रोडक्ट कितना है, जीरो है, कितना है, 0। और हम T2 समय पे देखें, क्या देखें, T2 समय पर देखें, T2 समय पर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी सांद्रता 8 हो रही है और यहाँ पे इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, जब यहाँ 8 हो गया तो यहाँ 2 हो जाएगा। ऐसे हम T3 पे देखें, क्या T3 पे देखें तो यहाँ पे इसकी सांद्रता कितनी हो गई, 6 हो गई, और यहाँ पे वृद्धि कितनी हो गई, 2 की वृद्धि होती है, यहाँ पे कितना लिखे, यहाँ पे 4 लिखे। अब इसके लिए हम क्या निकालें, अभिक्रिया की वेग निकालें, तो क्या निकल के आएगा, मोहित कुमार, हेलो सर, क्या निकल के आएगा, तो निकाल लो, R इक्वल टू माइनस डेल्टा लगा देते हैं। अब डेल्टा लगा के फिर क्या लिखेंगे, R नॉट, यह औसत वेग के लिए है, अपान RT। अब यहां से निकालो कितना निकल के आएगा, डेल्टा टी लिख देते हैं, क्या है कि यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाओ, डेल्टा R नॉट का मान कितना है, R नॉट मान कैसे निकालेंगे, R1 माइनस R2 मतलब प्रारंभिक सांद्रता 10 माइनस कितना 2, 10 माइनस कितना 8 कर देंगे, ठीक है। डेल्टा कैसे निकालते हैं, R2 माइनस R1 ऐसे अपॉन में T2 माइनस T1,
अब रख दो इसका मान, तो माइनस यहाँ पे कितना 10 माइनस 2, 10 माइनस 8 हो जाएगा, कितना 10 माइनस 8 अपान में T2 कितना है, T2 कितना है, T2 मान लेते हैं कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। T2 मान लिए कितना, यहाँ पे मान लिए 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड के अंतर पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 सेकंड का अंतर है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 4 सेकंड होगा। तो यहाँ पे लिखें तो कितना आएगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आया, 10 माइनस 8 अपान में कितना 2। इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे जो अगर हम इससे निकालें, क्या इससे निकालेंगे तो r इक्वल टू क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा, 10 माइनस 8 अपान में कितना 4 माइनस 1 इक्वल टू r इक्वल टू क्या निकल के आया, 2 अपान, यहाँ पे 2 होगा, 2 अपान 2 इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे एक माइनस में आ रहा है और एक क्या किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, माइनस चिन्ह हमें ये प्रदर्शित करता है कि अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ पे प्लस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अब हेडिंग डालो औसत वेग, क्या हेडिंग डालोगे, औसत वेग। औसत वेग किसे कहते हैं, तो इसमें लिखो औसत वेग किसी निश्चित किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल समय अंतराल कैसे निकालते, समय अंतराल का मतलब समय में अंतर, समय में अंतर मतलब क्या, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T लिख सकते हैं। डेल्टा T समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल बता दें, ठीक है, लिख लो भैया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल लिखो, T हाफ इक्वल टू 0.693 अपान में क्या के, यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल,
इसे लिखो औसत वेग। औसत वेग मतलब आर एवरेज, ठीक है, आर एवरेज। लिखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या लिखा है, किसी निश्चित समय अंतराल, अंतराल गलत काहे हो रहा है, डेल्टा टी पे अभिकारक तथा उत्पाद में परिवर्तन, अभिकारक तथा उत्पाद में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। मतलब कि तुम अभिकारक, क्या अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन, मतलब कि डेल्टा, डेल्टा आर की सांद्रता में परिवर्तन अपान में क्या, डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, इससे निकाल सकते हो यहाँ पे क्या, अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कैसा होता है, निगेटिव होगा, मतलब अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी, यही जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाए हैं, ठीक है। और क्या, उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद के सांद्रता में भी परिवर्तन निकालें तो फार्मूला क्या निकल के आएगा, डेल्टा पी अपान में क्या, डेल्टा टी होगा, ठीक है। यह औसत वेग के लिए फार्मूला है, क्या है, औसत वेग के लिए फार्मूला है। अब एक होता है तात्क्षणिक वेग, ठीक है, तात्क्षणिक वेग या फिर तात्क्षणिक दर, हेडिंग डालो क्या, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक, क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, तो कोई छोटे समय के लिए, कोई छोटे समय के लिए निकाले वेग उसे क्या कहते हैं, कुंदन यादव, जय हिंद सर, जय हिंद। कोई कम समय के लिए या फिर कोई छोटी समय के लिए वेग निकाले उसे क्या कहते हैं, या फिर क्षण मात्र के लिए वेग निकाले उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो लिखो, जब किसी अभिक्रिया के वेग को क्षण मात्र के लिए, क्षण मात्र के लिए निकाला जाए, निकाला जाए तो उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। सर इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए भी फार्मूला यही होता है, सेम होता है, ठीक है। बस हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, इस फार्मूले के अंदर हम डेल्टा की जगह पे क्या लगा देते हैं, डी लगा देते हैं। तात्क्षणिक वेग को इनिशियल से लिखते हैं तो आई एन लिख दिए, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी अपान क्या होगा, आर अपान dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, dp अपान dt के, ठीक है, इसके बराबर होता है, ये हो गया, ठीक है। या फिर इसके लिए एक और वो लिख सकते हैं, जब t टेंड्स टू 0, मतलब t को क्या, समय को एकदम 0 के बराबर मान ले, उसके बाद में जो अगर हम क्या निकाले, मतलब कि मान निकाले तो उसे क्या कहते हैं, उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसमें क्या होगा, t टेंड्स टू 0, अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो क्या होगा, r इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 पे क्या निकाले, dr अपान
dt निकालें तो इसे क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे, तात्क्षणिक वेग कहेंगे। इसके लिए जो अगर परिभाषा लिखना हो तो t टेंड्स टू 0 पर रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, मतलब कि क्या अभिकारक की मतलब कि अभिकारक तथा मतलब समय में उसमें लग अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। टी को हम क्या मान ले कि ये 0 के लगभग आसपास में है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एक अपक्रिया दी है उसके लिए हम तात्क्षणिक वेग लिखते हैं, ठीक है। एक अपक्रिया दी है तो हम उसके लिए तात्क्षणिक वेग लिखते हैं। जितने लोग जुड़े हैं सबसे निवेदन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो लोग नए हो, और सब लोग लाइक कर दें। अब एक लिखते हैं तात्क्षणिक वेग का व्यंजक लिखो, ठीक है। एक अपक्रिया दी है जिसके लिए तात्क्षणिक वेग का व्यंजक लिखो। अभिक्रिया क्या है, a प्लस बी है, इससे एरो बना है और क्या बना है, c प्लस डी बन रहा है। इसके लिए हमें क्या लिखना है, तात्क्षणिक वेग का व्यंजक लिखना है। लिखो सब लोग, कैसे लिखेंगे, आर इनिशियल के लिए लिखो। तो ये क्या है, अभिकारक है, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। ये क्या है, ये दोनों उत्पाद है। क्या है, उत्पाद। अब इसके लिए हमें क्या, तात्क्षणिक वेग का व्यंजक लिखना है, तात्क्षणिक वेग का व्यंजक लिखना है। तो ये इक्वल किसके होगा, dt क्या होगा, dt a की सांद्रता में परिवर्तन और इसमें मतलब कि इसके परिवर्तन में लगा समय के, इसके परिवर्तन में लगा समय के अनुपात के बराबर होगा। और ये क्या अभिकारक है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये किसके बराबर होगा, ये b के db की सांद्रता में परिवर्तन और माइनस का चिन्ह अपान में क्या होगा, dt होगा। और ये किसके बराबर होगा, ये c के सांद्रता में परिवर्तन c अपान में क्या t, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा, काहे कि इसके मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और जब वृद्धि होता है तो माइनस का चिन्ह नहीं लगता है। और अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ, माइनस का चिन्ह लगा हुआ। और ये किसके बराबर होगा, डी तथा डी के सांद्रता में परिवर्तन तथा उसमें लगा समय के अनुपात के बराबर होगा। ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। प्रणाम गुरुजी, संजू प्रणाम, खुश रहो बेटा। अब एक क्वेश्चन और है, इसमें क्या लिखना है, एक क्वेश्चन और है, इसमें लिखना है इनिशियल या तात्क्षणिक वेग को लिखना है। इसमें ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी और क्या, कैपिटल डी। इसके लिए तुम्हें क्या लिखना है, यही लिखना है। आर इनिशियल मतलब तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक लिखना है। क्या लिखना है, तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक लिखना है। तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक, तो लिखो, कैसे लिखोगे, तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे RLIS इनिशियल के लिए लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे A की सांद्रता में परिवर्तन अपान में T, अब तात्क्षणिक वेग निकाल लिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे D लिख देंगे और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। और ये अभिकारक है, अभिकारक के लिए क्या लिखते हैं, माइनस का चिन्ह लिखते हैं, ये लिख दिए हैं। अब यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है,
और यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इससे भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इससे भाग करना पड़ेगा। इससे भाग करके समीकरण को लिखोगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्या है? अभिकारक है। इससे भाग करना है मतलब 1/a करना पड़ेगा, और a है मतलब कि d लिखेंगे ताकि इनिशियल के लिए निकल रहे हैं। a के सांद्रता में परिवर्तन अपान में क्या? dt मतलब कि कितना समय लगा है, और ये किसके बराबर होगा? ये इसके माइनस के, का ये भी अभिकारक है, और इसके अंदर जो रस समीकरण मितीय गुणांक है उससे भाग करेंगे और क्या लिखेंगे? d तथा b की सांद्रता dt इक्वल टू किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? d c की सांद्रता में परिवर्तन अपान क्या? c से भाग करेंगे, क्या कि ये रस समीकरण मितीय गुणांक है। अपान में क्या होगा? dt होगा, और ये किसके बराबर होगा? ये d तथा d की सांद्रता में परिवर्तन अपान में क्या? d से भाग करेंगे। कौन से? स्मॉल d से भाग करेंगे, और क्या होगा? dt होगा। ठीक है, ये स्मॉल d इसके लिए मतलब रस समीकरण मितीय गुणांक वाला d है। ठीक है, इसके बराबर होगा। ये समझ में आया? आगे बढ़े। ये तो चलो क्वेश्चन थे। अब एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिखते हैं जो 2 नंबर में पूछा गया था। एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा निम्न प्रदर्शित अभिक्रिया हेतु पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों का जो पूछा है उसका उत्तर दीजिए। क्या क्या पूछा है? पॉइंट बना के लिखो। अच्छा, पहले अभिक्रिया लिखो। कौन सी अभिक्रिया है? अभिक्रिया है N2O5 से क्या बन रहा है? 2NO2 बन रहा है, और क्या बन रहा है? और 1/2O2 बन रहा है। ठीक है, ये बना है। और इसके लिए पूछा क्या है? तो इसके लिए I का मान पूछा है कि -dt d N2O5 अपान में क्या है? dt है। क्या प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन ये है पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है लिखा DO2 अपान में dt। ये क्या प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा लिखा है अभिक्रिया के वेग के लिए इकाई क्या होगा? अभिक्रिया के वेग
के लिए इकाई क्या होगा, इकाई क्या होगा। ये इतना चीज पूछा है। अच्छा यहाँ पे ये देखो क्या बता रहा है, यहाँ पे N2O5 dt है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, तो हम अभी पढ़े थे तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक पढ़े थे, तो उसमें हम क्या लिखे थे, ये क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक, अभिकारक। और ये क्या है, ये उत्पाद है। ये क्या है, ये उत्पाद है। अभी हम तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक कैसे लिखे थे, जो इससे इसी तरह तो लिखेंगे, अभिकारक क्या लिखेंगे, -d अपान में क्या N2O5 और अपान में क्या होगा, dt होगा। तो ये क्या बताता है, ये क्या प्रदर्शित करता है, तो ये अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, अभिक्रिया के क्या करता है, तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। और क्या प्रदर्शित करता है, और NO2 के विलुप्त होने की दर। क्या करता है, NO2 के तथा क्या लिखा, N2O5 के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर। विलुप्त होने की दर मतलब क्या है, मतलब कि ये कितने मतलब कि किस दर से ये विलुप्त हो रहा है, इसे भी प्रदर्शित करता है। और क्या, तात्क्षणिक वेग, दोनों चीज को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ये क्या प्रदर्शित करता है सर, ये क्या प्रदर्शित करता है, तो ये क्या प्रदर्शित करता है, ये DO मतलब डी ऑक्सीजन की सांद्रता में परिवर्तन किसके सापेक्ष, T के सापेक्ष। ये क्या प्रदर्शित करता है, तो ये ऑक्सीजन के उत्पाद के दर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया के वेग के लिए इकाई क्या होगा। तो अभिक्रिया के वेग के लिए क्या इकाई होगा, बताओ। अभिक्रिया के वेग के लिए इकाई, तो पहले इसके लिए फार्मूला देखो क्या है, तो ऊपर क्या है, अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता अपान में T, या फिर माइनस की चिन्ह लगाएंगे, या फिर उत्पाद की सांद्रता अपान में T। ये दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसके लिए मात्रक निकालो, निकालो। अभिकारक सांद्रता के मात्रक क्या होता है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, बताओ। तो मोल लीटर इनवर्स अपान में T। समय का मात्रक क्या होता है,
सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड होता है। सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो मोल क्या बन जाएगा, यहां लिख दे, यहीं पे लिख देते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। ये समझ में आया। बस आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अभिकारक के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, फिर अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, आणविकता किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे इसके लिए व्यंजक क्या क्या होते हैं, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक क्या होते हैं, समाकलित व्यंजक क्या होते हैं, या फिर अर्धायु काल क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। फटाफट लाइक कर दिया करो, ठीक है। अरे सर बढ़िया दमदार देखो मुस्कान लेकर आए हैं चेहरे पे, इतना मस्त तरीके से बताया है। लाइक वाइक कर दिया करो सभी लोग, और शेयर और कर दिया करो क्लास को। क्यों, एक बार दिल भेजो, जितने लोग भाई बहन हो सभी लोग दिल भेजो, सभी लोग दिल भेजो एक बार प्लीज। है दिल भेजोगे कि नहीं भेजोगे। अरे कोई हो कमेंट में जो दिल भेजने लायक हो तो भेज दो, नहीं भेजना चाहते तो कोई बात नहीं। लेकिन देखो 1 तारीख को यानी 1 फरवरी को आप लोगों की क्लास बायोलॉजी की स्टार्ट होने जा रही है। तो बायोलॉजी की जो क्लास स्टार्ट होने जा रही है उसको बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए उस वीडियो को शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, स्टोरी लगा दो, और जहां भी डाल सकते हो वहां पे डाल दो क्लास को। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे कल। और भी मैं आऊंगा 9 बजे बायोलॉजी क्लास, तो आप लोग जानते हो 9 बजे चलती है, तो 9 बजे बायोलॉजी क्लास में लेकर आऊंगा और आप लोग बायोलॉजी क्लास में मिलना। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, प्लीज सपोर्ट करते रहो।